Welcome to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to discuss CDS Physics PYQ 2024 second, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस डेप्थ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर CDS रिटन एग्जाम फिजिक्स 2024. तो बेसिकली CDS ही फिजिक्स 2024 का जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसमें हम इसके इस टॉपिक में उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे. CDS सेकंड 24 रिटन एग्जाम. तो चलते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरेज कैन बी यूज्ड टू एक्सरेज. आप लोगों को मालूम है एक्सरे जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली हाई एनर्जी रे होता है. हाई एनर्जी मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एक्सरेज की. तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया वो क्या बोल रहा है, इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स बिटवीन टू मेटल पार्ट्स ऑफ अ मशीन. आपको मालूम है फ्रिक्शन की वजह से जब मशीन रन करता है तो उसके बहुत से पार्ट्स होते हैं ना, खराब हो जाते हैं. तो बेसिकली मालूम नहीं चलता कि कैसे देखा जाए उसमें. तो क्या करते हैं कि एक्सरे जो होते हैं वो बेसिकली किसी मशीन को एक्सरे के थ्रू दिखाया जाता है, उसमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, या फ्रिक्शन की वजह से सरफेस खराब हो गया है, या बेसिकली कोई पार्ट टूट गया है. तो बेसिकली हाँ ये इंस्पेक्ट कर सकता है. तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका ठीक है. आपका सेकंड जो है, सेकंड वो क्या, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स. तो एक्सरे जो होता है बेसिकली वो आपके क्रिस्टल्स बहुत टाइप के होते हैं, इसमें क्रिस्टलाइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं आपका ये. तो एक्सरे जो होता है वो आपके क्रिस्टल्स की स्टडी के बारे में भी बता सकता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी ठीक है आपका. तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया है, सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो. आपको आंसर बता करना है कि कौन सा जो है सही है. खाली 1 नहीं, 2 भी नहीं, इसमें आएगा बोथ 1 एंड 2. तो आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन. आपने 3 हीट ट्रांसफर के एग्जाम्पल के बारे में सुना होगा. 3 मोड, एक होता है कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन. कंडक्शन में बेसिकली किसी चीज 2 सरफेस का टच होना जरूरी है. रेडिएशन में उसको बेसिकली आप जानते हो सनलाइट जो आता है हमारे स्पेस से, वहां पर कोई मीडियम नहीं होता, तो रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी फ्लूइड, लिक्विड मान लो या गैस, ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ट्रांसफर होते हैं. ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ट्रांसफर होते हैं. तो उनको फिल करने के लिए जहां पे अपनी इन्होंने पोजीशन चेंज करके वो जगह तो खाली हो गई होगी ना, उसको फिल करने के लिए कोई दूसरा लिक्विड या दूसरा क्या आ जाए, गैस आ जाए. तो इस मोड ऑफ ट्रांसफर को क्या बोला जाता है आपका कन्वेक्शन. अगर आप देखोगे हीटिंग ऑफ फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन. तो एक बात बताओ, माइक्रोवेव ओवन जो होता है तो क्या उसमें ऐसा होता है क्या कि किसी फ्लूइड का, किसी गैस का या किसी लिक्विड का ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, और उस जगह को भरने के लिए कोई दूसरा लिक्विड या गैस आया, उसमें नहीं होता. उसमें बेसिकली रेडिएशन के थ्रू होता है. तो ये ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है. बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव. बॉइलिंग वाटर, अगर आप बॉइलिंग वाटर का एग्जांपल देखते हो, बॉइलिंग वाटर का आपको मालूम है नीचे फायर है, तो नीचे क्या होगा, गर्म पानी जो होगा क्या चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है गर्म पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर. और इसका स्पेस भरने के लिए जो ठंडा पानी है वो क्या आ जाएगा, नीचे. तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखो जो लिक्विड है वो भी तो फ्लूइड में आता है, गैस में आता है, मतलब फ्लूइड्स में तो आता है कम से कम लिक्विड. तो जो आपका गर्म लिक्विड होता है वो ऊपर चला जाता है, उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए ठंडा पानी आता है, वहां पे ठंडा लिक्विड आता है. तो कहीं ना कहीं हाँ ये आपका कन्वेक्शन के थ्रू होता है. इसको भी लेकर के चलते हैं, बाकी भी ऑप्शन पढ़ते हैं. फीलिंग द वार्मथ इन द सन. अब देखो सन के नीचे आपको गर्मी क्यों लगती है, सन का जो रे आता है, सन रेज में आपका ना इंफ्रारेड रेज आता है, इंफ्रारेड रेज, उसको हम हीट वेव भी बोलते हैं, हीट वेव भी बोला जाता है इंफ्रारेड रेज को. तो कहीं ना कहीं सनलाइट जो आता है आपके रेडिएशन के थ्रू ही आता है ना. मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस के थ्रू आएगा वहां पे, जो कि कोई मीडियम होता नहीं है. तो बेसिकली ये ऑप्शन में क्या आपका इनकरेक्ट. हमें जो गर्मी लगती है वो रेडिएशन के थ्रू लगती है, ठीक है, ना कंडक्शन ना कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू खाली. हीटिंग द ब्रास रॉड एट द वन एंड
एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट द अदर एंड। मान लो ब्रास का ये रॉड है, मैंने यहाँ पे कोई कैंडल लगा दिया, अब यहाँ पे कैंडल लगाया तो ये कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा हीट, आपके हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाएगा, तो ऐसे हीट बढ़ेगा आगे की तरफ। अगर यहां से गर्म होना स्टार्ट हुआ, अगर मैंने इधर टच करा तो बाद में मुझे हाँ गर्माहट फील होगी, लेकिन ये किसके थ्रू चल रहा है, ये चल रहा है आपके कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि आपका जो फ्लेम है वो टच हो रखा है ब्रास रॉड से, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो कन्वेक्शन के थ्रू जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन हो रहा है, आपका बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस। किसी भी पॉट में आपका बॉइलिंग वाटर जो गर्म हो रहा है, गर्म वाटर ऊपर चला जाता है, ठंडा वाटर उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए नीचे चला जाता है, तो इसमें आपके लिक्विड का ट्रांसफर हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली कन्वेक्शन। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी तीनों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका रेडिएशन और कंडक्शन ये आपका कन्वेक्शन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। पूछा जा रहा है कि आपका जो रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपको मालूम है कोई वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पे रे आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर क्या हुआ आपका रिफ्रैक्शन, ये मुड़ गया और ये आपके 7 कलर में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो आपके बबल का या वाटर ड्रॉपलेट का जो सरफेस है, यहाँ से सारा का सारा हर पूरा का पूरा जो लाइट होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हुआ रिफ्रैक्शन अंदर अंदर एंटर करने में, और बबल के सरफेस पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ से बबल से बाहर निकलने के बाद दोबारा से आपका एक रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ और रिफ्लेक्शन 1 बार, तभी तो आपका रेनबो फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन। इसमें लिखा हुआ है सिंगल रिफ्रैक्शन ऑफ सन। देखो रिफ्रैक्शन तो 2 बार हो रही है, सिंगल रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, हाँ देखो 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन 2 रिफ्रैक्शन भी तो हो रहे हैं। 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन तो बेसिकली अभी नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन में नहीं होता 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे एक्यूरेट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे एक्यूरेट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारा प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो कम से कम उसमें 2 बार तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए और 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या जिसको हम TIR के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें सारा का सारा जो लाइट होता है ना पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपको, और ये क्वेश्चन बेसिकली पहले भी पूछा जा चुका है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन डी। ओजोन होल इज ए रीजन ओवर, ओजोन होल जो है वो रीजन, देखो ओजोन होल जो है बेसिकली आपको सभी को मालूम होगा एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर है। तो आर्कटिक वाले तो 2 ऑप्शन ही कट कर दो, हमारे पास जो अंटार्कटिक वाले ऑप्शन है, और इसमें भी आपके अगर आप स्टेटमेंट देखोगे ऑप्शन में द अंटार्कटिक कॉज्ड मेनली बाय CFC गैसेस। अब ये CFC गैसेस क्या होता है, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस मेनली निकलते कहाँ से हैं, ये गैसेस मेनली कहाँ से निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके मेनली AC, रेफ्रिजरेटर, आप जो परफ्यूम या डिओड्रेंट जो लगाते हो उनमें से भी निकलता है ये। तो बेसिकली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या काम करता है, जो ओजोन होल है ना, ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर उसमें डिप्लीशन करता है, उसमें होल कर देता है। इसका मतलब क्या है, ओजोन जो था आपका वो बेसिकली क्या कर रहा था, जितने भी आपके हार्मफुल रेज प्रेजेंट होते हैं सनलाइट में उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है वो। लेकिन अगर उसमें होल आ जाए तो क्या होगा, इसमें जो आपके इस होल के थ्रू आपके रेडिएशंस कहाँ चले जाएंगे, आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा, और अगर किसी भी इंसान के ऊपर वो सनलाइट लगा या वो सनरे लगेगा तो सबसे जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। वन ऑफ द नॉर्मल सिम्टम जो होते हैं वो स्किन कैंसर भी हो सकता है, जो UV रेस की वजह से होता है, ठीक है। तो जो आपका
ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो होता है मेनली वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, CFC की वजह से। द अंटार्कटिक कॉज्ड मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मेनली आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन नहीं होता। किसकी वजह से होता है? आपके CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं होता। तो सही ऑप्शन जो आएगा इसमें आपका आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, which one of the following is the most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting tires? आप लोगों को मालूम होगा कि एयरक्राफ्ट एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं उनके टायर्स जो होते हैं ना कंडक्टिंग टायर्स होते हैं। कंडक्टिंग किस बिहाफ पे बोल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स के बिहाफ पे। ठीक है, बोला कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है जिसमें आपके एयरक्राफ्ट जो होता है उसके टायर कंडक्टिंग मतलब कंडक्शन के थ्रू बना होता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ये है, दे कैन ट्रांसफर द चार्ज एक्यूमुलेटिंग ऑन देयर सरफेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। देखो एक बात बताओ, बेसिकली अगर लाइटनिंग आ रहा है किसी भी एयरक्राफ्ट पे, किसी भी एरोप्लेन पे लाइटनिंग आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है जब एरोप्लेन चलता है ना तो अपने टायर्स अंदर कर लेता है। एरोप्लेन जब बेसिकली हवा में फ्लाई करता है तो अपने टायर अंदर कर लेता है, तो उसके कंडक्शन टायर का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लाइटनिंग वाला रीजन आपका नहीं होना चाहिए। अगर कंडक्टिंग टायर है इसके तो कहीं ना कहीं ये इस पर अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये किसी के थ्रू नीचे भेज देगा ना। लेकिन जब आपका एरोप्लेन उड़ता है तब उसके टायर अंदर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन अगर हम ऊपर नीचे करके देखते, नीचे से देख लेते कोई बात नहीं। फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क्स व्हाइल दे लैंड ऑन द ग्राउंड। देखो ताकि आपको मालूम है कि जब कोई भी एरोप्लेन नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर ना चार्जेस एक्यूमुलेट होता है। आप देखो चार्जेस एक्यूमुलेट क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से। अब आप बोलोगे यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा? जब कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो उसमें अगर आप देखोगे कि वो ना एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, जिसको हम एयर ड्रैग को एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं, एयर फ्रिक्शन जो ना उस एरोप्लेन पे बहुत ज्यादा लगता है, एयरक्राफ्ट पे बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से उसके सरफेस पे मान लो कोई भी एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है और यहाँ पे एयर है, तो एयर का ना फ्रिक्शन लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एयर ड्रैग। एयर ड्रैग लगने की वजह से एरोप्लेन के सरफेस पे ना चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि मेन रीजन ये नहीं है कि स्पार्क से प्रिवेंट करने के लिए आता है, मेन रीजन स्पार्क को प्रिवेंशन के लिए नहीं आता। मेन रीजन क्या आता है? अगर मान लो कि ये आपके टायर जो है वो नीचे आएंगे भी, तो टायर तो कहीं ना कहीं रबर के हैं, मतलब बनते तो ऐसे कंडक्टिंग टायर रबर के ही होते, लेकिन कंडक्शन टायर कंडक्टिंग होते हैं वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें स्पार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी क्या है? बहुत कम है। तो ये ऑप्शन में क्या है आपका? इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, they can transfer the charge accumulated on their surface due to in-flight operation of several gadgets। देखो हम अब कितना भी यूज करेंगे गैजेट्स आपके एरोप्लेन के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर, तो जरूरत हो ना कि वो चार्जेस जो है उसके सरफेस पे आ जाए। ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि आप अपना फोन अंदर यूज कर रहे हो और आपके फोन का चार्ज जो है वो आपके एरोप्लेन के सरफेस पे आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गैजेट से के लेना देना तो कुछ है ही नहीं इसका, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में क्या आपका? इनकरेक्ट। ऑप्शन बी है, they can transfer the charge accumulated on their surface being rubbed by air particles। अब देखो यही आपका सही है। एयर पार्टिकल्स का मतलब क्या? वो एयर ड्रैग की बात कर रहा है, एयर फ्रिक्शन की बात कर रहा है। एयर फ्रिक्शन होने की वजह से आपके एरोप्लेन के सरफेस पे, एरोप्लेन के सरफेस पे आपके चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब देखो कोई भी एरोप्लेन अगर नीचे आ रहा है तो उसके सरफेस पे चार्ज पार्टिकल होंगे। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कहीं ना कहीं इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल होंगे। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर मान लो इसके टायर कंडक्टिंग नहीं हुए तो कहीं ना कहीं चार्ज जो होंगे वो उसके सरफेस पे ही होंगे ना, एरोप्लेन के सरफेस पे। अगर मान लो कोई उतर रहा है और उसने एरोप्लेन का सरफेस टच करा तो उसको करंट लग सकता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कोई भी आपका जब एरोप्लेन नीचे आता है, ठीक है, एरोप्लेन नीचे आता है तो उसके जो बेसिकली टायर्स होते हैं ना वो कंडक्टिंग टायर्स होता है। अब देखो इसके सरफेस पे जो भी चार्ज होगा, इसके सरफेस पे जो भी चार्ज होगा वो चार्ज इसके टायर के थ्रू, इसके टायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड में जाकर के गायब। तो बेसिकली होता क्या है एरोप्लेन में, जब एरोप्लेन उड़ता है एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है,
इसके टायर कंडक्टिंग इसीलिए होते हैं ताकि ये नीचे की तरफ आए, जैसे ग्राउंड पे कांटेक्ट होता है इसका टायर, जितने भी चार्ज इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं वो टायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाते हैं और इसका जो सरफेस है पूरा पूरा न्यूट्रल हो जाता है। तो सही ऑप्शन जो होगा इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका क्या? ऑप्शन बी। Which of the following statements for person suffering from presbyopia is are correct? प्रेसबायोपिया के बारे में आपने सुना है, बूढ़े एज जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते रहते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हमारी साइट वीक हो जाती है, आई साइट जो होती है वीक होने लग जाती है। तो क्या वो कलर नहीं बता सकते? नहीं, कलर तो बता सकती है इजिली, कलर बता सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आई साइट वीक हो जाती है। ये कलर कहीं ना कहीं ना बताने का रीजन क्या होता है? आपने नाम सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस में, रेड और ग्रीन कलर नहीं बता पाते, तो कहीं ना कहीं वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये लेकिन प्रेसबायोपिया में नहीं होता। प्रेसबायोपिया में नॉर्मली आप बोलते हो कि जब हम ओल्ड एज के होते हैं ना तो हमारे सिलेरी मसल्स होते हैं आईज में, सिलेरी मसल जो कि हमारे लेंस को ऐसे अटैच करके रखते हैं। जैसे हम ओल्ड एज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वो मसल जो होते हैं वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेंस होता है वो उसका जो आप कह सकते हो फोकल लेंथ बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से हम देख नहीं पाते। सेकंड है, इट इज यूजुअली डेवलप्स विद एजिंग। हाँ, एजिंग के साथ ही तो होता है, प्रेसबायोपिया आपके एजिंग के साथ ही होता है। थर्ड स्टेटमेंट, दे वेयर आइदर बाइफोकल लेंसेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस और प्रोग्रेसिव लेंस। देखो उसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ना आपके बाइफोकल लेंस पहने जाते हैं। बाइफोकल लेंस मतलब इसमें कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का जो होता है कॉम्बिनेशन पहना जाता है ताकि आईज के ऊपर जो होता है बेसिकली लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ बिल्कुल पॉइंट पे जाए और वो देख पाए। तो हाँ, इसमें बाइफोकल लेंस पहना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें अगर आप देखोगे ओनली वन नहीं, टू ओनली नहीं, वन एंड थ्री नहीं, टू एंड थ्री सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, टू एंड थ्री ज्यादा आपका एक्यूरेट और सही भी है। ये आपका एक इकलौता न्यूमेरिकल है। ए साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 300 हर्ट्ज। कहाँ कहाँ जा रही है अननोन मीडियम में नहीं मालूम। इट्स वेवलेंथ इज नॉट नॉन, इसका वेवलेंथ भी नहीं मालूम, तो वेवलेंथ के हिसाब से हम लैम्डा डाल देते। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स इट्स वेवलेंथ। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो आपके वेवलेंथ के 150 टाइम्स ट्रेवल कर रही है। टाइम क्या दे रखा है आपको? टी। टाइम दे रखा है आपको टी। हमें टाइम की वैल्यू बतानी है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें आपके दो फॉर्मूले कोरिलेट होंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन है। आपने सुना है वेव स्पीड जो होता है, वेव स्पीड वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ के। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, ये तो बहुत नॉन फॉर्मूला है। तो वेव स्पीड जो है वो किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? फ्रीक्वेंसी है 300 और लैम्डा वेवलेंथ कितना आपका? लैम्डा। तो कहीं ना कहीं कितना आ गया? 300 लैम्डा। आपका जो वेव स्पीड निकला कितना निकला? 300 लैम्डा। ये एक फॉर्मूला हमने कोरिलेट मतलब एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा फॉर्मूला हम निकालते हैं। अगर डिस्टेंस की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला में रुक जाओ। डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला। अच्छा हमें क्या क्या गिवन है? हमें बेसिकली इसमें स्पीड हमने यहां से निकाल लिया, डिस्टेंस हमें
दिशा में गिवन है वन, क्या है हमारा डिस्टेंस बेसिकली, इट ट्रेवल्स डिस्टेंस 150 टाइम्स, डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें टाइम निकालना है। अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या करूंगा मैं, टाइम ऊपर और आपका स्पीड नीचे। तो इसमें अगर आप देखोगे टाइम जो है, टाइम को क्या ले रखा है इसने, टी, टाइम क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, देखो डिस्टेंस दे रखा है आपको 150 लैम्डा, क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ के 150 टाइम्स है 150 लैम्डा, और आपका स्पीड कितना, हमने स्पीड तो अभी निकाला था ना, वेव स्पीड, स्पीड ही तो है, स्पीड कितना निकाला हमने 300 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया 1 और 2, ये आया आपका टाइम जो आया वो आया आपका 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, वैसे यहाँ पे 1/2 नहीं है, लेकिन इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। ये आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो क्योंकि ये आपके फॉर्मूले बेस्ड है क्वेश्चन, ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक वेव स्पीड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और आपको स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, उसके बाद अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है 0.5, 0.5, ठीक है। वैसे अगर इसको आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो हम ऐसे भी कर लेते, इसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 300 हर्ट्ज, डिस्टेंस है बेसिकली 150 लैम्डा और वेवलेंथ तो आपका लैम्डा ही है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसने फॉर्मूला लगाया है वेव स्पीड का, वो क्या होता है आपका, वेलोसिटी क्या आएगा आपका, फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 300 और लैम्डा का लैम्डा, ये आ गया आपका पहला, मतलब वेव स्पीड आ गया आपका 300 लैम्डा, ठीक है। आपका वापस से अगर आप देखोगे स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें डिस्टेंस और स्पीड हमने निकाल ही लिया, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अगर मैं टाइम निकालूंगा, टाइम निकालने के लिए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस तो ऊपर ही रहेगा और आपका स्पीड जो नीचे आ जाएगा, ठीक है। टाइम हमें दे रखा था टी, डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस जो है वो उसके वेवलेंथ के 150 टाइम्स है, उस साउंड वेव के वेवलेंथ के 150 टाइम्स है, तो डिस्टेंस आ गया आपका 150 लैम्डा। स्पीड हमने निकाला, स्पीड हमने निकाला कितना 300 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया, 0 से 0 गया, 15 1 जा, 15 2 जा, टाइम की वैल्यू आए 1/2 या आप कह सकते हो 0.5 सेकेंड। ये मैंने दोबारा इसीलिए करा था क्योंकि उस बोर्ड पे कुछ ज़्यादा ही आपके रफ वर्क हो गया था, तो इसमें आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपके दो फॉर्मूले कोरिलेट करें और आंसर आपका आ गया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके CDSE फिजिक्स 2024 सेकंड जो हुआ था उसके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन थे। तो आपने देखा बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेनली इसमें कुछ रेज के मुकाबले, हीट वेव के मुकाबले और आपके फ्रीक्वेंसी फिर से साउंड वेव के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आपके आए हैं, वेव के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए मेनली, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें कुछ क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पहले भी पूछे गए थे और या आप कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। लेकिन ये वापस से कर सकता है, आपने देखा था कि पिछले साल फिजिक्स के बहुत कम क्वेश्चन थे, इस बार लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बढ़ा के दिया, तो यूपीएससी जो है कहीं ना कहीं कवर कर ही लेता है आपके। पिछली बार क्वेश्चन कम दिए थे, इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा दिए, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका कहीं ना कहीं कम मार्क्स के होते तो बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन ये आपके अच्छे खासे मार्क्स अभी भी आपने देखा कि ज्यादा क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है। तो मार्क्स तो कहीं ना कहीं बढ़ाने में हेल्प करेगा आपका। तो लेकिन इस बार तो बेसिकली आपके क्वेश्चन जो आए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन इस बार ठीक लेवल के थे, ठीक है। तो बेसिकली आपके कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन थे CDSE 2024 सेकंड का, तो जो कि हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।